हैं कि जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आया है वही फैसला जो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि ये जो फैसला है ये और ईवीएम का फैसला दोनों लगभग जुड़े हुए ही हैं। दोनों के दोनों इस सरकार द्वारा पैसा और सत्ता को हड़पने की कोशिश इन दोनों के माध्यम से की गई है। तो वही फैसला फ्यूचर में मुझे नहीं लगता इस देश का प्रधानमंत्री भी बच पाएगा। अगर सही जांच होगी, सब बातों का पता चलेगा। आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लोग जेल में जा सकते हैं, किसानों के हक में भी और ईवीएम के हक में भी। ईवीएम से दरअसल ये सरकार जो अब है सत्ता में, जो लोग हैं ये संवैधानिक तरीके से चुने हुए नहीं, ये चोरी चकारी से चुने हुए हैं। अगर सही जांच हो जाती, जहां 370 सीटों पे जो डाटा डिलीट किया है, इलेक्शन कमीशन भी इस देश का जेल में जाना चाहिए था अभी तक का, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और जजेस हैं। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है और फैसला बहुत स्पष्ट फैसला है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। जो इनकम टैक्स एक्ट में उसके लिए संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और जो उसके लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जो संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इन सबको असंवैधानिक घोषित किया है, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी या कौन पूंजीपति पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, यह जानने का उसको हक है। इसलिए जो आदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है, और आदेश में कहा गया है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं उससे उन सब की जानकारी 6 मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। सारा बताए कि किस कंपनी ने कितना खरीदा, और उसके बाद में वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक बताए। और साथ में एक और बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि 13 मार्च तक, यानी जैसे ही एसबीआई से उसे जानकारी मिले उसके 1 हफ्ते के बाद तुरंत बताए, अपनी वेबसाइट पर डाले, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने, किस पूंजीपति घराने ने, किस पूंजीपति ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में दिया है। ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से अपने फैसले में आज कोर्ट ने कही हैं, और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये लोगों को जानने का अधिकार है। इसमें आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। यह जानना जरूरी है, क्योंकि यह इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस उद्योग घराने ने, जिस औद्योगिक घराने ने, जिस पूंजीपति ने, जिस कंपनी वाले ने पैसा दिया है, सरकार बनने के बाद सरकार ने उसको लाभ क्या क्या पहुंचाया है, तभी तो पता लगे कि ये जो नेक्सस है, ये जो गठबंधन है पूंजीपतियों का और सरकार का, ये तभी पता लगेगा। ये जानना हर किसी का हक है, देश के नागरिकों का हक है। यह स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक घोषित किया है। साथियों, हालांकि ये जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। हम कोर्ट को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश की जनता निश्चित रूप से आभार व्यक्त करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है, उन सब का आभार। लेकिन यह फैसला भी बहुत देर से आया है, क्योंकि इस बीच में 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपया
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को गया है, जिसमें 72% से ज्यादा पैसा, बल्कि अब तो और भी ज्यादा जो बाद के समय में दिया गया, वो अकेले बीजेपी के पास में गया। यानी 11,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अकेले बीजेपी के पास में गया है इसमें से। फैसला हम सब उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आया है, वही फैसला जो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा। क्योंकि ये जो फैसला है, ये और ईवीएम का फैसला दोनों लगभग जुड़े हुए ही हैं। दोनों के दोनों इस सरकार द्वारा पैसा और सत्ता को हड़पने की कोशिश इन दोनों के माध्यम से की गई है। तो वही फैसला जो एडीआर की पिटीशन पड़ी है और जो पिटीशन पड़ी है उस पे ईवीएम के सिलसिले में आए, ताकि ये नेक्सस जो बना है और सत्ता को हड़पने की जो सारा षड्यंत्र है वो टूटे और लोगों के सामने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का एक अच्छा मौका मिले। लोग अपनी इच्छा से जिसको चुनना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं, उसको वोट दें, उसको चुने और एक निष्पक्ष सरकार चुनकर आए। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, वो बड़ी चीज है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और जो चोर दरवाजे से फाइनेंस एक्ट ला के सरकार ने कानून बनाया था, चोर दरवाजे से बनाया था। इतना महत्वपूर्ण कानून हमेशा ऑर्डिनरी वे, जो तरीका है कानून बनाने का, पार्लियामेंट के सामने आके डिस्कशन और डिबेट के साथ बनाना चाहिए था, उसको फाइनेंशियल बिल की तरह पेश किया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या और चोरी की है। सरकार इस मामले में अपराधी है, सत्ता पक्ष। और इस फैसले से क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका सार क्या है? इसका सार ये है, ये जो काम किया है ये असंवैधानिक किया है। ये सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग संविधान को मानते नहीं, और सत्ता पक्ष के सारे फैसलार, इवन अटॉर्नी जनरल या वो सरकारी वकील जो सलाह देते हैं सरकार को देश के पैसे से जिनका घर चलता है, उन्होंने अपराध किया है देश की जनता के साथ धोखा करके, गलत सलाह देके और अपनी सरकार के हिसाब से रबड़ स्टैंप बन के जो काम किया है। इवन कोर्ट को भी गुमराह करने की इन लोगों ने कोशिश की है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो देशद्रोह, एक तरह से इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। और रही बात ये क्यों किया गया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका लाने का मकसद क्या आप लोगों को पता है? इसको लाने का एक ही मकसद था कि जो 2 नंबर का पैसा बीजेपी को मिलता था, या जो ऐंठ रही थी वो लोगों से, या जिन लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचा के, पूंजीपतियों को जिनकी पूंजी कोरोना में भी बढ़ रही थी और देश के लोग इधर फ्री निःशुल्क राशन के लिए मजबूर हो रहे थे, ये वो बड़ा धोखा है, इकोनॉमिक धोखा इस देश के साथ षड्यंत्र है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार में हो गए वो खुदा हो गए, उन पे भी देशद्रोह का, अपराधी होने का पूरा साजिश का पर्दाफाश हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के किसी को डरा के या जिनको इलीगल तरीके से बेनिफिट सरकार का पहुंचा है, इन्होंने सोचा सारा पैसा 2 नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलीशान ऑफिस बने हैं, आरएसएस के बड़े बड़े भवन बने हैं, वो सारे इस देश के खून पसीने की कमाई से और भ्रष्टाचार की नींव पे खड़े हुए। साथियों, ये बड़ी जांच होगी, सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी जांच होगी। आज ये सरकार जो सरकारी गवाह बना के, अरे गहरे नत्थू प्यारों को सरकारी गवाह बना के, प्रेशर डाल के लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता इस देश का प्रधानमंत्री भी बच पाएगा। अगर सही जांच होगी, सब बातों का पता चलेगा। आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लोग जेल में जा सकते हैं, किसानों के हक में भी और ईवीएम के हक में भी। ईवीएम से दरअसल ये सरकार जो अब है सत्ता में, जो लोग हैं, ये संवैधानिक तरीके से चुने हुए नहीं, ये चोरी चकारी से चुने हुए हैं। अगर सही जांच हो जाती, जहां 370 सीटों पे जो डाटा डिलीट किया है, इलेक्शन कमीशन भी इस देश का जेल में जाना चाहिए था अभी तक का, अगर सही तरीके से इसकी जांच होती, और बहुत सारा एक्सपोजर देश के सामने आ जाना चाहिए था, जिसमें देरी हुई है। पता नहीं क्यों देरी होती है, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह और लोगों का साथ इस मुद्दे के साथ होने से सुप्रीम कोर्ट के जज भी सब कुछ देखते हैं। आप और हमारे बीच के लोग हैं, उनको सब पता है, चारों तरफ से उनके पास खबर आती है, उनका मनोबल बढ़ेगा और ईवीएम पे भी कोई महत्वपूर्ण फैसला देंगे। क्योंकि ईवीएम से इलेक्शन का मतलब है भ्रष्टाचार से सरकार। जितने लोगों को पार्टी में मिलाया जा रहा है, भारत रत्न दे के इधर उधर के जितने भी काम हो रहे हैं, भारत रत्न की चादर, राम की चादर, किसी और की चादर, इधर उधर के नेताओं को, बहुजन ओबीसी का नेता को किसी को वो देके, किसानों के नेता को भारत रत्न देके, इससे तो भारत रत्न की कदर बढ़ी है, वरना भारत रत्न को भी मैला हो गया था, बेकार हो गया था।
कई ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने देश में डिवीजन कराने की कोशिश की, मानवता की हत्या करने की कोशिश की। उन लोगों को ये प्राइज मिल चुका था, इसलिए प्राइज की कीमत बहुत डाउन हो चुकी थी। अब इन लोगों को देके ये इनकी चादर उड़ना चाहते, इससे वोट इनको नहीं मिलेगी, मगर वो करेंगे। ईवीएम पे भरोसे पे हैं और किसी का भरोसा नहीं। सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल चुका है सत्ता में बैठे हुए लोगों को, हमारी करारी हार होगी और इलेक्शन हारेंगे। अब असली मुद्दा है कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दूध का दूध और डेमोक्रेसी का पानी हो जाएगा। और अब जो कि आज किसानों के मुद्दे पे बोलने की बात हुई थी साथियों, इस वक्त देश जिस तरह से डरा हुआ सहमा हुआ है, गुजरात मॉडल को मैं कहता हूं विनाश का मॉडल, गुजरात मॉडल को कहता हूं मैं हत्याओं का मॉडल, गुजरात मॉडल को हम कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, गुजरात का मॉडल है शोषण का मॉडल, गुजरात का मॉडल है हिंदू मुसलमान का मॉडल, गुजरात का मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, भाईचारे का नाश करने का मॉडल है। उस मॉडल के अंदर जो सही बोलना चाहते थे, कुछ लोगों की हत्याएं हुई, कुछ लोगों को अभी भी जो अफसर समय पे बोलना चाहते थे या बोले, उनको जेल में आज भी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली। हम इस मामले में भी विचार करने के लिए कह रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के बारे में विचार करे। देश जाग चुका है। तो ये विनाश का मॉडल खून मुंह लगा हुआ है। हमारे वकील ये कहते हैं कुछ लोगों को खून मुंह लगा हुआ है, उन्होंने सोचा गुजरात में कोई बोल नहीं पाया, हमने सबके मुंह में उंगली घुमा के देख ली, किसी के यहाँ दांत नहीं पाया। वही मॉडल उनको चस्का लगा हुआ है, वो पूरे देश पे लागू करना चाहते हैं। किसानों ने उस मॉडल को गर्दन से पकड़ लिया है। अब किसान खाली अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसान इस देश के मौलिक, हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, राइट टू एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कीलें गाड़ी जा रही हैं और बैरियर खड़े किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का काम नहीं है। अपनी सड़कों को रोकना सरकार का काम नहीं है। एक तरफ है आदमी, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लोगों को फ्री, और जिसमें इंडिया ने साइन किए हुए हैं कि इस तरह के प्रदर्शन करने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। मेरा तो किसानों से भी निवेदन है, कोई अरे गहरे नत्थु प्यारे मंत्रियों से चंडीगढ़ में बात करने की जरूरत नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। इशारा दिल्ली से होता है, ये आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली में आओ, दिल्ली से कम में इनके साथ कहीं बात नहीं करो। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, दिल्ली चीफ जस्टिस की नहीं है, दिल्ली हमारी नहीं है, इस पूरे देश की दिल्ली है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में आओ। यातायात का कानून का फॉलो वो लोग कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे। और उन पे ड्रोन छोड़ना, आंसू गैस छोड़ना, पैलेट, वो प्लास्टिक की गोलियां उनके मार के इंजरी करना, इसमें अपराध में शामिल है। हरियाणा सरकार भी शामिल है और भारत की सरकार भी शामिल है। इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, इवन मंत्री संतरी हो, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये अपराधी लोग हैं, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे, किसान संविधान को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों से विनती है, किसानों की मदद करो। अब किसान खाली अपने एमएसपी के लिए नहीं लड़ रहा, किसान उस बात के लिए लड़ रहा है जहां रूस के जार से देश के किसान और मजदूर लड़े थे और धराशायी किया था उन बदमाशों को। किसान उस बात के लिए लड़ रहे हैं जो फ्रांस में लड़नी पड़ी थी देश के, दुनिया के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। किसान उसलिए लड़ रहा है जो जर्मनी में हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़के उसको नेस्तानबूद किया था, जिसने माइनॉरिटी और समाज में बंटवारा करके लाखों लोगों को गैस के चैम्बरों में मरवा दिया था। चौथा पांचवा नाम अगर देश में आएगा किसी तानाशाह का, वो फ्यूचर में होगा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम। उसी तरह का, उसको लोगों की बात सुनना पसंद नहीं, उसको अपनी अकड़, उसकी सारी की सारी कैबिनेट गुंगों की है, नपुंसक लोगों की है। बीजेपी के लोगों से भी निवेदन है, मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, आरएसएस में मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, वो बोलें और तानाशाही करने वालों को गर्दन से पकड़े, उनको खुड्डे लाइन लगाए। थैंक यू वेरी मच साथियों।